वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये है आपका 6th पार्ट चैप्टर 3 हिस्ट्री क्लास 8 एमपी बोर्ड बुक के लिए। ठीक है, तो पेज नंबर 30 के एक्सप्लेनेशन में हम थे और हम देख रहे थे, हमारा लास्ट टॉपिक था ग्रीवेंसेस ऑफ द इंडियन सोल्जर्स। इंडियन सोल्जर्स की ऐसी कौन सी शिकायतें थी जिन्होंने उन्हें मजबूर कर दिया लड़ाई शुरू करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। There were no scope for the Indian soldiers to rise in the hierarchy of the army as the avenues for promotion were close to them. अब जो हायरार्की होती है आर्मी में, मतलब बेटा जो प्रमोशंस होते हैं ना, आप ऐसे समझिए, प्रमोशन के जो रास्ते होते हैं वो उनके लिए बंद थे, कोई स्कोप नहीं था, क्योंकि उन्हें इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती थी। हायर जो पोस्ट होती थी वो किन के लिए रिजर्व्ड होती थी? यूरोपियन ऑफिसर्स के लिए होती थी। फिर इनकी सैलरीज में भी डिस्पैरिटी होती थी, सैलरी में भी असमानताएं होती थी। इंडियन सोल्जर्स को कम मिलता था, यूरोपियन सोल्जर्स को ज़्यादा मिलता था, भले उनकी पोस्ट सेम हो। ठीक है, फिर इंडियन सोल्जर्स वर ट्रीटेड विद कंटेम्प्ट बाय देयर यूरोपियन काउंटरपार्ट्स। कहीं ना कहीं इंडियन सोल्जर्स को उनकी निंदा की जाती थी आते जाते। ठीक है, उनको लड़ाई होती थी तो उन्हें पहले भेज दिया जाता था लड़ाई में। ओके, यूरोपियन सोल्जर्स को नहीं भेजा जाता था, इंडियन सोल्जर्स को पहले भेज दिया जाता था। व्हेन अ वॉर वाज ओवर एंड द टेरिटरी दे अलाउंस हैड हेल्प टू कॉन्कर वाज अनेक्स, द अलाउंस वाज विथड्रॉल। मतलब जब लड़ाई होती थी तो उन्हें पहले अलाउ किया जाता था कि पहले आपको जाना है, और जब लड़ाई के बाद जब टेरिटरी पर कब्जा करना होता था, मतलब जीत का जश्न मनाना होता था, तो वहाँ पर यूरोपियन को पहले अलाउंस मिलती थी, इनको नहीं मिलती थी। सोचिए बेटा कितना ज़्यादा भेदभाव होता था। ओके, फिर अब ये सब कुछ तो हो ही रहा था भाई हमारे सोल्जर्स के साथ, है ना, तो बेचारे वो तो झेल ही रहे थे कष्ट, तो साथ ही साथ इन्होंने एक नई चीज़ निकाल दी। क्या हुआ कि एक नई इन्हें राइफल दी गई, है ना, राइफल जानते हैं ना, वो लंबी सी बड़ी सी जो बंदूक होती है, राइफल दी गई। ओके, अब इस राइफल में जो कार्ट्रिजेस लगते थे, कारतूस, गोली आप समझ लीजिए ना, जो कार्ट्रिजेस लगते थे वो स्मेयर्ड होते थे काऊ और पिग की चर्बी से। स्मेयर्ड मतलब ऊपर की जो लेयर होती ना, उसमें काऊ और पिग की जो चर्बी होती है, फैट जो होता है उस वो लगा हुआ होता था। ठीक है, अब इन कार्ट्रिजेस को जब राइफल में भरना होता था तो पहले इनको मुंह से उस लेयर को अलग करना पड़ता था, दांत से उसे अलग करना पड़ता था लोड करने के पहले। अब भाई कैसे अलग करें? काऊ हिंदू धर्म में वो है और इस्लाम में पिग की चर्बी मनाही है ना, गलत है। कैसे करें? तो दोनों के रिलीजियस जो भावनाएं थी वो आहत हो रही थी, दो, क्योंकि उसमें तो दोनों प्रकार के सोल्जर्स थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम्स भी थे। अब क्या किया जाए? तो इसके लिए क्या हुआ, द अफेंस कॉज टू द रिलीजियस सेंटिमेंट्स एग्रेवेटेड द रीसेंटमेंट एंड क्रिएटेड एन एक्सप्लोजिव सिचुएशन। इन्होंने मना कर दिया हमारे सोल्जर्स ने कि नहीं भाई हम ये तो नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेज अड़े हुए थे, नहीं आप तो इसमें हो तो आपको करनी ही पड़ेगी। इस वजह से क्या हुआ, स्ट्रगल स्टार्ट हुई। और यहाँ पर हमारे जो सोल्जर्स थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरठ चलने का एक प्लान बनाया कि मेरठ में चल के यहाँ पर हम लड़ाई जो है अपनी स्टार्ट करेंगे, फाइनल जो वॉर स्टार्ट करेंगे। तो दे ऑल बीन स्टार्टेड ऑन मेरठ ऑन 10th मई 1857। जब 85 सोल्जर्स जो हैं इन्हें वहाँ पर मेरठ में पहुँचे, उन्होंने लड़ाई जो शुरू की अंग्रेज़ों के अगेंस्ट, तो 85 सोल्जर्स को तो पकड़ लिया गया, है ना, जो नहीं तैयार थे कार्टेजेस को हाथ लगाने के लिए भी उन्हें जेल में डाल दिया गया। और इनके जो मुखिया थे मंगल पांडे, जिन्होंने स्टार्ट किया था बैरकपुर में, इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं हम नहीं करेंगे, है ना। देन फोर्स्ड टू ओबे ऑर्डर्स ही अटैक 2 इंग्लिश ऑफिसर्स, और जब 2 इंग्लिश ऑफिसर ने इन पर अटैक किया तो इन्होंने वापस उन पर अटैक कर दिया, और इन्हें मंगल पांडे को फिर इस जुर्म में कि आपने इंग्लिश ऑफिसर्स को अटैक किया, इन्हें मारा है, इनको क्या हुआ, इन्हें जेल करके इन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई। ठीक है, अब आगे देखेंगे। विद द कैप्चर ऑफ दिल्ली बाय द रिबेल फोर्सेज एंड द प्रोक्लेमेशन ऑफ बहादुर शाह एज एम्परर ऑफ इंडिया, द स्ट्रगल स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया इन द कंट्री। अब दिल्ली तो पहुंच ही चुके थे, है ना, आधे से सोल्जर्स, और बहादुर शाह जफर को एम्परर घोषित कर चुके थे सोल्जर्स जो थे अपने देश का। मतलब इसलिए घोषित किया था कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है तो किसी न किसी को तो हेड बताना ही पड़ेगा, तो बहादुर शाह जफर को एम्परर घोषित कर दिया।
Mughal emperor, who had already been a weak ruler with little power, suddenly became the rallying point of all those who wanted to put an end to foreign rule. अब क्यों घोषित किया? क्योंकि हम हमारे देश से अंग्रेज़ों को भगाना चाह रहे थे और मुगल एम्परर का डिक्लाइन हो रहा था अंग्रेज़ों की वजह से। तो सोल्जर्स ने सोचा कि कहीं ना कहीं हमें देश से इनको तो भगाना ही है, तो मुगल एम्परर को हम क्या करें, अपना जो है शासक घोषित कर लें और फॉरेन रूल को यहाँ पर ख़त्म करें, ठीक है। इवन इन रीजन्स वेयर देयर वाज नो लार्ज स्केल अपराइजिंग, अनरेस्ट प्रिवेल्ड कॉजिंग पैनिक अमंग द ब्रिटिश। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा था, लड़ाई तो स्टार्ट हो गई थी सोल्जर्स और आर्मी ऑफिसर्स के बीच। तो यहाँ पॉइंट पर ये स्टार्ट हुआ, इधर पर ये हुआ कि छोटे छोटे एरियाज़ जहाँ पर विद्रोह नहीं भी था वहाँ के लोगों में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ पैनिक शुरू हो गया, ठीक है। जैसे कि असम, उड़ीसा, यूपी, एमपी, बिहार, सिंध, राजस्थान, महाराष्ट्र, हैदराबाद, पंजाब, बंगाल। At places, rebellion was localized or confined to army barracks and was easily suppressed. At some places, British had disarmed the Indian soldiers as a precaution. अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, फटाफट फटाफट अपनी ट्रूप्स भेजी यहाँ वहाँ कि यहाँ पर छुपे हैं, है ना, कुछ सोल्जर्स यहाँ छुपे हैं, जहाँ जहाँ भी छुपे हैं उनको लोकलाइज, मतलब उनको ख़त्म करो या उनको क्या करो, उनको उनके हथियार छीनो, उनको जेल में डालो। तो ये वाला काम इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। द एरियाज वेयर द अपराइजिंग व मोस्ट वाइड स्वेप, जहाँ पर विद्रोह बहुत ज़्यादा था, जैसे कि दिल्ली में अवध, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, वेस्टर्न बिहार, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोल्जर्स ने उत्पात मचा रखा था। इन दीज रीजन्स लार्ज नंबर ऑफ सिविलियन पॉपुलेटेड पार्टिसिपेट इन द स्ट्रगल एंड मोस्ट फिरोशियस बैटल्स वर फॉट। अब इन्हीं एरियाज में सिविलियंस भी थे, तो भाई सिविलियंस किसको सपोर्ट करेंगे, वो तो अपने वालों को ही सपोर्ट करेंगे ना। तो उन्होंने सोल्जर्स को सपोर्ट किया और यहाँ इन एरियाज में फिरोशियस बैटल हुई, मतलब बहुत द्वंद्व युद्ध आप बोल सकते हैं वो हुआ। इन बिहार रिबेल फोर्सेस कमांडेड बाय कुंवर सिंह फ्रीड पार्ट्स ऑफ बिहार एंड केम टू हेल्प द फ्रीडम फाइटर्स इन लखनऊ एंड कानपुर। अब बिहार में जो थे, बिहार में कुंवर सिंह हेड कर रहे थे रिबेल फोर्सेस को, बागियों की जो पूरी फोर्स थी, है ना, हमारे सोल्जर्स की जो फोर्स थी, उन्हें हेड कर रहे थे और बिहार के एरियाज से अंग्रेज़ों को भगा दिया, ठीक है, कुछ एरियाज से। और फ्रीडम फाइटर्स को हेल्प किया, लखनऊ कानपुर में जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्हें हेल्प किया, ठीक है। आगे देखते हैं। इन दिल्ली द चीफ कमांडर ऑफ द ट्रूप्स वाज बख्त खान। दिल्ली में चीफ कमांडर कौन थे ट्रूप के, बख्त खान थे, मतलब हमारे सोल्जर्स जो थे, है ना। कानपुर में नाना साहेब वाज प्रोक्लेम द पेशवा बाय फ्रीडम फाइटर्स विद द अजीमुल्ला खान एज हिज चीफ एडवाइजर्स। नाना साहेब को पेशवा घोषित कर दिया गया और चीफ एडवाइज़र कौन थे, अजीमुल्ला खान थे। नाना साहेब ट्रूप वर लेड बाय अ ब्रेव एंड एबल लीडर तात्या तोपे। नाना साहेब की जो ट्रूप थी, जो मतलब उनकी जो टुकड़ी थी, उसे कौन हेड कर रहा था, तात्या तोपे हेड कर रहे थे, ठीक है। देन वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई वॉज proclaimed the ruler and she led her troops into battle heroically। रानी लक्ष्मीबाई खुद को रूलर घोषित कर चुकी थी, खैर वो तो थी ही वहाँ झांसी की, और अपनी टुकड़ी के साथ वो भी वहाँ पर लड़ाई लड़ रही थी। ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी फ्रीडम फाइटर्स वर जॉइन बाय सिख रेजिमेंट फ्रॉम लुधियाना। वहीं यूपी का ईस्टर्न पार्ट जो था, सिख रेजिमेंट, है ना, वहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स ने सिख रेजिमेंट को ज्वाइन किया लुधियाना में, गोरखपुर में, आजमगढ़ में। Okay, early in July, Birjes Qadr, the young son of Wajid Ali Khan, was made Nawab of Abad under the regency of his mother Hazrat Mahal। फिर अगर हम आगे चल के बात करें तो कहाँ की बात अगर हम करें तो अवध की, है ना। तो बिरदिस कद्र यंग सन थे किसके, वाजिद अली खान के। इन्हें नवाब घोषित किया गया उनकी मदर की मौजूदगी में, ठीक है, मदर थी उनकी हज़रत महल। द फ्रीडम फाइटर्स लेड बाय मौलवी अहमदुल्ला besieged द लखनऊ रेजिडेंसी एंड सीज्ड लास्टेड फॉर सेवरल मंथ्स। तो फ्रीडम फाइटर्स मौलवी अहमदुल्ला की हेल्प से लखनऊ रेजिडेंसी को छोड़ करके काफ़ी महीनों तक दूसरी जगह पर छुपे हुए थे। तो मतलब यहाँ पर हमने ये देखा बेटा कि सडनली और बहुत लॉन्ग लास्टली ये जो लड़ाई शुरू हुई तो जुड़ते गए, है ना, फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो
जुड़ते गए और लड़ाई धीरे धीरे करके बड़ी होती गई। ठीक है, ये वाला वीडियो हम यहीं फिनिश करेंगे बेटा। अब हम नेक्स्ट वीडियो 7 में देखेंगे सप्रेशन ऑफ द स्ट्रगल। ओके, सो अप टिल देन थैंक यू सो मच।